हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानने से पहले कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, थोड़ी सी बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है इसमें साधन आय। आय समझते हैं, आय क्या होती है। आय दो तरीके की है, इसमें एक साधन आय और एक होती है हमारी हस्तांतरण आय। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं। साधन आय क्या होती है। साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए प्राप्त आय से है। कि क्या होता है कि जब भी कोई भी उत्पादन प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें उत्पादन के साधनों द्वारा जो भी उत्पादन की प्रक्रिया है, उसमें जो भी सेवाएं प्रदान की गई है, उसके बदले में उन्हें जो आय मिल रही है उसको हम साधन आय कहते हैं। और थोड़ा सा इजी करके इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई सेवा दी किसी भी फर्म को, कोई भी कंपनी को, उसके बदले में आपको वो जो आय दे रहे हैं, उसके बदले में जो वो आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपके लिए साधन आय कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को भूमि दी, ठीक है, तो उसके बदले में वो आपको क्या देगा, किराया, तो वो भी एक तरीके की आय है ना, तो वो आपकी साधन आय कहलाएगी। ठीक है, आपने किसी को क्या दिया, सेवाएं दी, मतलब आपने वहां पे मेहनत की, मजदूरी करी, तो वो बदले में, उसके बदले में आपको क्या देगा, मजदूरी देगा, आपकी सैलरी देगा, तो वो आपके लिए क्या होगी, साधन आय होगी। नेक्स्ट है हमारा हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय कौन सी होती है। हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो कि बदले में कोई भी उत्पादक सेवाएं प्रदान किए बिना ही प्राप्त हो जाती है। यानी कि आप बदले में उसको कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ एक तरफ से ही आपको आय प्राप्त हो रही है, वो कौन सी होगी, हस्तांतरण आय होगी। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है, वो बदले में उनको कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं, उनको वो एक तरफ से ही मिल रही है, कोई भी उत्पादक सेवाएं उनको नहीं दी जा रही हैं, फिर भी क्या दी मिल रही है, उनको वो पेंशन मिल रही है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। फिर आता है हमारा जेब खर्च, पॉकेट मनी, जो हमें मिलती है। हम बदले में कोई उत्पादक सेवा नहीं दे रहे, मगर फिर भी हमें क्या मिल रही है, वो मिल रही है आय, तो वो कौन सी होती है, हमारी हस्तांतरण आय कहलाती है। अब देखिए, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक तरफा भुगतान कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक तरफा भुगतान, क्योंकि एक तरफ से ही पेमेंट हो रही है, दूसरी तरफ से बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक तरफ वाला पैसे देगा और दूसरी तरफ वाला लेगा, इसलिए इसको एक तरफा भुगतान भी कहा जाता है। और जो ये आय होती है, इसको राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि बदले में कोई उत्पादक सेवा दी ही नहीं जा रही, उत्पादकता हो ही नहीं रही है। इस वजह से इसको राष्ट्र आय में शामिल हम नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में हम इसको नहीं जोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे अब हमारा अर्थव्यवस्था में क्षेत्र, देखिए अब हम अपने ना इसमें पढ़ेंगे कि इनकम का फ्लो कैसे हो रहा है। तो उसके अंदर हमारी इकोनॉमी जो है, उसके अंदर हम 4 क्षेत्र पढ़ते हैं। पहला आता है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र कौन सा होगा, वो क्षेत्र होगा जो क्या करेगा, उत्पादन करेगा, ठीक है, और उस जो भी उत्पादित वस्तु की गई है, उनका यूज भी जो करेगा, वो परिवार क्षेत्र होगा। दूसरा होगा फर्म। फर्म आपको पता ही है, जो भी उत्पादन करवा रहा है, वो फर्म होगी। तीसरी गवर्नमेंट होगी, हमारी सरकार। और चौथा कौन सा होगा, विदेशी क्षेत्र, यानी कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड्स हैं वो आएंगे हमारे इसके अंदर। अब देखिए, जो ये दो हैं, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारी दो क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो हमारी तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बनेगी। और अगर हम चारों को मिला देंगे तो हमारी चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हमें इसमें सिर्फ कौन सी पढ़नी है, हमें ये वाली दोनों पढ़नी है, परिवार क्षेत्र और फर्म वाला। हमें द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे पेपर में यही बहुत बार आता है, पूछा जाता है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव बताओ कि कैसे होता है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, आय का चक्रीय प्रभाव। आय का चक्रीय प्रभाव देखेंगे क्या होता है। देखो, इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया से आय के सृजन, उत्पादन के साधनों के बीच इसके वितरण, और फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर उपभोग व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से फर्म की तरफ इसके प्रवाह से होता है। यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह में क्या होता है,
कि एक तो पहले सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन प्रक्रिया होगी, यानी कि कोई भी चीज प्रोड्यूस की जाएगी, उसके से जो आय होगी, ठीक है, उससे आय क्या होगी, मिलेगी। और फिर जो उत्पादन के साधनों के बीच क्या होगा, उसका वितरण किया जाएगा फर्म द्वारा। मतलब जिसने भी प्रोडक्शन किया था उनके बीच में क्या किया जाएगा, आय को बांटा जाएगा। फिर जो भी फर्म उत्पादित वस्तुएं कर रही है, यानी कि फर्म जो भी वस्तुएं बना रही है, उसको क्या करा जाएगा, जो भी आय मिली उस पे उनको क्या कर दिया जाएगा, खर्च कर दिया जाएगा। किसके थ्रू, उपभोग व्यय के थ्रू। मतलब कि उपभोग व्यय करेंगे हम लोग, तो उस पे वो सारे पैसे, क्या हमारी जो आय हमने कमाई वो किस पे खर्च कर देंगे, हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च कर देंगे। और वापस से वो जो आय है वो परिवार क्षेत्र से कहाँ पे चली जाएगी, फर्म के पास चली जाएगी। इसी को आय का चक्रीय प्रभाव बोलते हैं। अभी आगे हम इसका चार्ट देखेंगे, फ्लो चार्ट, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आय का चक्रीय प्रवाह है क्या। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चक्रीय प्रवाह होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। देखिए एक होता है हमारा वास्तविक प्रवाह, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं, वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। देखिए वास्तविक प्रवाह क्या होता है, इसको हम भौतिक प्रवाह भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी का प्रवाह नहीं होता, यानी कि इसमें जो भी फ्लो किया जाएगा वो पूंजी के बिना, यानी पैसे के बिना किया जाएगा। इसमें केवल वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह शामिल है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। वस्तु और सेवाओं का क्या होगा, प्रवाह शामिल होगा, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाएगी और सेवा के बदले में सेवा दी जाएगी, ऐसे होगा इसमें। इसे भौतिक प्रवाह भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे भौतिक प्रवाह पूछा जाता है तो वो भी क्या है, वास्तविक प्रवाह ही है। देखिए अब इसको समझिए कैसे। हमने पढ़ा कि हमें दो ही सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, एक हमारा हाउस होल्ड यानी कि परिवार क्षेत्र, और एक हमारा फर्म्स यानी कि जो हमारी फर्म होगी, उत्पादन करने वाली जो बिजनेसमैन होंगे वो पढ़े, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दो हैं हमारे पास, हाउस होल्ड और एक फर्म है। ये रियल फ्लो के बारे में जान रहे हैं, रियल फ्लो क्या है। हाउस होल्ड क्या करेंगे, परिवार क्षेत्र क्या करेंगे, फैक्टर सर्विसेज देंगे। फैक्टर सर्विसेज मतलब साधन सेवाएं देंगे। साधन सेवा जैसे कि हमने जाना, श्रम होता है, ठीक है, पूंजी हो गई या फिर भूमि हो गई, कुछ भी वो ऐसे देंगे, फैक्टर सर्विसेज देंगे, जिसके बदले में फैक्टर सर्विसेज किसने दी, हाउस होल्ड ने दी। किसको, फर्म को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड से कहाँ क्या गई, फैक्टर सर्विसेज गई। और फिर फर्म्स उनको उसके बदले में क्या दे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे। यानी कि फर्म ने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, वहां पे जो भी वस्तुएं बनाई या सेवाएं थी, वो उन्होंने किसको वापस से दे दी, फर्म हाउस होल्ड को दे दी बदले में उनकी फैक्टर सर्विसेज के। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पैसे को शामिल शामिल नहीं किया गया। इसमें क्या हुआ, एक ने सेवा दी और दूसरे ने बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। इसमें पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रियल फ्लो, सॉरी मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। इसमें क्या होता है, इसमें मुद्रा का प्रवाह भी शामिल होता है। इसमें यानी मुद्रा को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें साधन सेवाएं जो दी जाएंगी ना, उनके बदले में साधन भुगतान किया जाएगा आपकी बात। ठीक है, जैसे कि साधन सेवा और साधन भुगतान जान लीजिए क्या है। जैसे कि साधन सेवा, मान लीजिए हमने भूमि दी, तो भूमि के बदले में हमें क्या मिल जाएगा, लगान या फिर किराया जिसको हम बोलते हैं। अगर हमने श्रम दिया तो हमें उसके बदले में क्या मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी। अगर हमने किसी को पैसा यानी कि पूंजी दी, तो हमें उसके बदले में क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और अगर उद्यम है, मतलब अगर हमारा कोई बिजनेस है, तो हमें उसके बदले में क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो ये होते हैं साधन सेवा, और साधन भुगतान मिल जाएगा हमें उसके बदले में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे नाम का प्रवाह भी कहा जाता है। मौद्रिक प्रवाह को याद रखिएगा, मौद्रिक प्रवाह को क्या कहा जाता है, नाम का प्रवाह भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें भी वही दो ही सेक्टर है हमारे पास। पहला कौन सा सेक्टर है, हमारा हाउस होल्ड है, और दूसरा क्या है हमारे पास, फर्म्स है हमारी। अब देखिए क्या होगा, जो फर्म्स हाउस होल्ड होंगे वो क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, और जो ये फर्म्स है, फर्म्स क्या देंगी हमें, फैक्टर इनकम देंगे। जैसे देखिए इसको समझिए कैसे, जो भी हमारी ये होंगी हाउस होल्ड होंगे, ये क्या करेंगे, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कि जो भी इनके पास आय है उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे किस पे, फर्म ने जो वस्तुएं उत्पादित की उन पर। और जो फर्म होगी वो क्या करेगी, वो इनको फैक्टर इनकम बदले में देगी। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये जो ये है हमारे हाउस होल्ड हैं, ये क्या करेंगे, यानी परिवार क्षेत्र क्या करेंगे, इनको फैक्टर सर्विसेज देंगे। यानी कि इनको क्या करेंगे, इनको ये साधन सेवा देंगे, जिसके बदले में जो ये फर्म है ये
क्या देंगी परिवार क्षेत्र को? साधन भुगतान देंगी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। इसी को बोलेंगे कौन सा? मौद्रिक प्रवाह, जिसमें क्या होगा? मुद्रा को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।